तो अगला हमारा टॉपिक है नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देखना ना भूलें। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध क्या होता है? तो अगर हम नॉर्मलता का सूत्र देखें, नॉर्मलता नॉर्मलता बराबर जो होता है हमारा WA गुणे 1000 बटे WA गुणे 1000 बटे हमारा हो जाएगा E गुणे BS यानी कि ml में। आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, E हमारा होगा तुल्यांकी भार, जहां E बराबर तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार जो होता है वो किसके बराबर होता है? अणुभार बटे n। अणुभार बटे n क्या होता है? यहाँ पर संयोजकता होता है। ठीक है, तो कैसे? नॉर्मलता बराबर WA यानी विलेय का भार गुणे 1000 बटे E क्या होता है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे कि विलेय का अणुभार निकालेंगे और उसकी संयोजकता निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अम्लता या क्षारकता या संयोजकता, ठीक है, उसका विलयन का आयतन, यहां से हमारी नॉर्मलता निकलेगी। ठीक है, और ये नॉर्मलता हो गया। अगर हम मोलरता देखें, मोलरता बराबर, क्योंकि मोलरता देखेंगे अब हम मोलरता, तो मोलरता बराबर होता है WA बटे MA गुणे 1000 बटे क्या होता है? BS ml में, यानी कि आयतन ml में। आयतन क्या होता है? ml में। ठीक है, ये हमारा मोलरता होता है, ये नॉर्मलता है। ठीक है, तो ये सेम है क्या? WA और BS और 1000, WA और BS और 1000, ये हमारा सेम है। तो जो सेम वाला पार्ट है इसको हम हटा भी सकते हैं, बराबर करेंगे तो हम कह देंगे, क्योंकि नॉर्मलता जो होगा, नॉर्मलता, ठीक है, तो हम इसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता जो होगा बराबर किसके? इधर जब इसको लाएंगे तो ये बटे में ये गुणा हो जाएगा, नॉर्मलता से इधर इसको लाएंगे गुणा में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं नॉर्मलता गुणे E। ठीक है, E क्या है? तुल्यांकी भार। नॉर्मलता गुणे E। ठीक है, इसको देखेंगे, नॉर्मलता गुणे E, और यहां हम बराबर कर देंगे मोलरता गुणे ये क्या है? MA। ठीक, ये बराबर जब करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समान है, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नॉर्मलता गुणे E बराबर मोलरता गुणे MA, ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखेंगे कि नॉर्मलता E बराबर क्या होता है? अणुभार बटे n, तो यहां हो जाएगा अणुभार बटे n। ठीक, अणुभार बटे n, और ये इधर बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे MA क्या होता है? विलेय का भार, विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार। ठीक, अब देखो, अणुभार है विलेय का, अब ये अणुभार है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो यहां पर बचेगा हमारा नॉर्मलता बटे n, नॉर्मलता बटे n बचेगा। ठीक है, इधर लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, यहां बचेगा नॉर्मलता बटे n, नॉर्मलता बटे n बराबर, और इधर हमारा बचेगा मोलरता। क्या बचेगा? मोलरता ही तो बचेगा, अणुभार कट गया, मोलरता बचेगा, मोलरता।
मोलरता। यहाँ बटे कर दो एक तो उनकी कैंची गुणा कर दो तो ये नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता, मोलरता गुणे एन। यही हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। और जहां एन क्या है, जहां एन जो है संयोजकता है, संयोजकता, ठीक, संयोजकता है। तो मुझे उम्मीद है ये संबंध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो हम ज्यादा से ज्यादा और सरल तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे। देखो अगला हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन। क्या है? हिमांक में अवनमन। यानी कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा इसको जानेंगे, मात्र एक लाइन में, मात्र एक लाइन में परिभाषा इसको जानेंगे, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि हिमांक में अवनमन विलायक और विलायक और विलायक और विलयन, विलायक और विलयन के हिमांक में अंतर, हिमांक, ठीक है, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर, हिमांक का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। और इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें यदि शुद्ध विलायक का, यदि शुद्ध विलायक, यदि शुद्ध विलायक का, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, हिमांक टी तथा विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक टीएस है, तब हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा हमारा टी माइनस टीएस, टी माइनस टीएस, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन, इसको कहते हैं हिमांक में अवनमन, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम कि जो हमारा हिमांक का, हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन होता है वो वाष्प दाब के अवनमन का समानुपाती होता है। तो लिखेंगे हम हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के, वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन का समानुपाती होता है,
समानुपाती होता है। अतः हम कहेंगे डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ बराबर, ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर पी माइनस पी एस। नहीं, समानुपाती होगा तो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जहां हमारा पी क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी एस जो है विलयन का वाष्प दाब है। यही हमारा जो है हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब के अनुमान का समानुपाती होता है। इस समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आया होगा, आगे देखेंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये राउल्ट का नियम। ये कई बार पूछा गया है और 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो राउल्ट का नियम बड़े ध्यान से और बड़े सरल तरीके से इसको समझेंगे। तो राउल्ट का नियम क्या है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब में प्राप्त विलयन का वाष्प दाब में अवनमन और जो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाजकी क्या होता है, समानुपाती या बराबर होता है। देखो कैसे, अगर हम इसकी बात करें किसी विलायक में, राउल्ट का नियम समझेंगे बड़े सरल से। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन, जो विलयन प्राप्त हुआ है उस प्राप्त विलयन का क्या वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, प्राप्त विलयन का या प्राप्त विलयन के, ऐसे कर लो, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, जो विलयन में विलेय पदार्थ घोला गया है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। ये राउल्ट का नियम है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जैसे ये हमारा कोई बर्तन है, इसमें हमारा कोई विलायक भरा हुआ है, क्या भरा है, विलायक, ठीक, इसमें विलायक है, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, अवाष्पशील पदार्थ यानी विलेय मिलाया जो इसके वाष्प दाब में, तो यहां पर विलयन हो गया,
ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है राउल्ट नियम की सीमाएं। तो राउल्ट नियम का जो राउल्ट का नियम है कुछ हद तक काम करता है, कुछ हद तक काम करता है, वही उसकी लिमिटेशंस हैं यानी कि सीमाएं हैं। तो देखेंगे जैसे राउल्ट का नियम जो होगा वो तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम तनु विलयन पर, तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, यानी कि राउल्ट का नियम जो होगा वो तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा देखेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक, ये जो है राउल्ट की सीमाएं हैं, बस दो ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।